यस्तारज के खिलाफ हुए मैच में रियान पराग जडेजा को एक भी ओवर नहीं देते हैं और अगले मैच में उनसे केवल 3 ओवर करवाते हैं, जबकि उन्होंने 8 पर 2 विकेट हासिल कर लिए थे। उनके इस फैसले पर श्रीकांत और अश्विन ऐसा बयान देते हैं कि पराग इन दोनों को जलनखोर कह डालते हैं। हैदराबाद से हारने के बाद अजिंक्य रहाणे आग बबूला होकर रिपोर्टर को बोल डालते हैं कि लोग मेरे कामयाबी से जल रहे हैं, और रहाणे की यह बात उनके कप्तानी छीनने के मोड़ पर आकर खत्म होते होते रह जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉटम में लगी हुई टीमों के कप्तानों पर आंच गिरनी शुरू हो चुकी है। हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत न केवल अपनी कप्तानी बल्कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से भी लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। इनके अलावा एक कप्तान वो भी हैं जिसकी टीम तो टॉप 4 में है, लेकिन जैसी उनकी कप्तानी अब हो रही है उससे वो और उनकी टीम दोनों का फ्लॉप हो जाना लगभग पिछले साल की तरह अचानक से मुमकिन हो सकता है। 5 टीम्स के 5 ऐसे कप्तानों की आज हम बात करेंगे जिन्होंने अभी तक आईपीएल में उस तरीके से परफॉर्मेंस और स्किल नहीं दिखाई है जैसी उनसे उम्मीद की गई थी जब उनको कप्तानी सौंपी गई थी। और इन सभी टीमों के फैंस से मेरी ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को क्रिटिसिज्म की तरह देखिएगा, न कि फैन की तरह, क्योंकि हम उनके इस सीजन के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, न कि ओवरऑल। जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीदा था तो लगा था कि अब नवाबों के शहर में पतंगगिरी का जलवा दिखेगा। केवल और केवल गोयंका जी को ही उम्मीद थी कि पंत अपनी पुरानी फॉर्म में आएंगे और एलएसजी की नैया पार करा देंगे, लेकिन 27 करोड़ का टैग इन दोनों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें से न पंत बाहर आ सकते हैं और न ही गोयंका जी उसके अंदर जाकर पंत को बाहर ला सकते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा दबाव जिस कप्तान पर है वो ऋषभ पंत ही है। एक तो उनका प्राइस ज्यादा है, दूसरी उनकी खुद की फॉर्म नहीं लगी हुई है, तीसरा उनकी टीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, चौथी एक और चीज ये है कि ऋषभ पंत बैटिंग ऑर्डर को लेकर अभी तक श्योर नहीं हुए कि किसको कहां पर खिलाया जाए। इन सब की वजह है एक ऐसा दबाव जो उनसे हर हाल में जीत निकलवाना जानता है। इसलिए फाफ डू प्लेसी ने सही कहा था कि पंत इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा दबाव झेलने वाले खिलाड़ी हैं। पंत की खुद की बैटिंग की हालत यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कह दिया, अब बॉलर्स को पंत को आउट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अंधाधुंध शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक रहे हैं। प्रेशर इतना है कि पंत अब खुद ही अपनी बर्बादी का सामान लेकर चलते हैं। इस गेम में चेस करते हुए 13 से 14 रन का रन रेट चाहिए, वहाँ ऋषभ पंत बड़ी ही मुश्किल से 150 और 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं। बाकी में तो वो वनडे वाला गेम लेकर के चल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पंत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो दबाव होता है ना, ज्यादा कीमत पर ज्यादा परफॉर्मेंस करके ज्यादा जीत देने का, उसने ऋषभ पंत से कहीं न कहीं उनका नेचुरल गेम बहुत दूर कर दिया है। इसकी वजह से एलएसजी की हालत भी बहुत ही खस्ता है। 6 में से सिर्फ 2 जीत के साथ वो 8वीं पोजीशन पर है, माफ कीजिएगा 9वीं पोजीशन पर है। इसके अलावा पंत की कप्तानी भी बड़ी अजीब नजर आ रही है, क्योंकि वो अभी तक 6 मैचों में 3 से 4 बार बैटिंग ओपनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ चुके हैं। पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ उन्होंने मार्करम को इसलिए बैटिंग पर नहीं भेजा क्योंकि मार्करम लेफ्ट आर्म पेसर पर जल्दी आउट होते हैं। ठीक है, उनको नहीं भेजा तो नहीं भेजा, पर आउट ऑफ नोवेयर औश वडोनी को कहां भेज दिया भाई। प्रेशर क्या चीज होती है वो भी इसी मैच में नजर आ गई, जब मैच के दूसरे ओवर में ही मोहसिन खान ने ऊपर कॉर्नली को पैड पर हिट कर दिया। क्लियर आउट था, मोहसिन तो 100% श्योर थे, पर पंत को न जाने क्या हुआ, शायद रिव्यू खोने का डर था या कप्तानी का बोझ, उन्होंने डीआरएस नहीं लिया और रिप्ले में बताया गया कि बॉल सीधे स्टंप्स के बीचों बीच थी। 4 रन पर जीवन दान पाने वाले कॉर्नली ने फिर 87 रन कूद डाले और प्रियांश आर्या के साथ मिलकर 182 रन की पार्टनरशिप कर डाली। अब सवाल यह नहीं कि ऋषभ पंत क्या लेकर जाएंगे, अब सवाल यह है कि क्या पंत को बिना दबाव के लीडरशिप करने का मौका मिलेगा या नहीं। और अगर ऋषभ पंत पर बड़े प्राइस टैग के साथ बड़े परफॉर्मेंस करने का दबाव है तो अजिंक्य रहाणे के पास एकदम नई टीम और नए कॉम्बिनेशन के साथ टीम को एटलीस्ट टॉप 6 तक ले जाने का और भी ज्यादा दबाव है, क्योंकि केकेआर टॉप 4 में चली जाए अब ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हाँ, अब अगर बाकी टीमों के मैच में लगातार बारिश आ जाए और केकेआर लगातार जीत जाए तो बात अलग है। देखिए, जब केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया तो ये कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी तो थी नहीं, बल्कि ये मजबूरी में लिया गया एक फैसला था, क्योंकि श्रेयस अय्यर पंजाब चले गए और रिंकू सिंह को कप्तानी देना सही नहीं था। तो मैनेजमेंट ने 1.5 करोड़ में रहाणे पर दांव लगा दिया। लगा था कि रहाणे वही सीएसके वाला जादू यहाँ भी दिखाएंगे और टीम को स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन इस स्टेबिलिटी के चक्कर में उन्होंने टीम को पॉइंट टेबल के 10वें नंबर पर ऐसा सीमेंटेड कर दिया है कि वहां से आगे निकलना मुश्किल है। रहाणे की बैटिंग भी आज की T20 क्रिकेट के लिए एक बोझ बन चुकी है। 7 पारियों में सिर्फ 152 रन और पूरे सीजन में उनके बल्ले से सिर्फ 9 छक्के निकले हैं। इतने छक्के तो आजकल के ओपनर्स 2 मैचों में मार देते हैं। पर उनकी बैटिंग की असली इंसल्ट तो तब हुई जब ईडन गार्डन्स में रहाणे लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट हुए। पहले गुजरात के खिलाफ गोल्डन डक और फिर
राजस्थान के खिलाफ भी 0। इसके साथ ही रहाणे आईपीएल इतिहास में ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा 12 बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। वैसे रहाणे के बारे में कमाल का फैक्ट भी है, लेकिन वो फैक्ट जानने के लिए आपको नारद टीवी की ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अनिल कुंबले ने तो यहाँ तक कह दिया कि रहाणे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स का इस्तेमाल कब करना है। हद तो तब हो गई जब रहाणे अपनी ओपनिंग की जिद के चक्कर में 25 करोड़ के कैमरून ग्रीन को नंबर 4 या 5 पर धकेल रहे हैं, जहां वो स्पिन के सामने पूरी तरीके से फंस जाते हैं। जीत पर क्रेडिट के साथ साथ हार के बाद इंसान अपनी गलती मानता है, पर रहाणे ने तो अलग ही पंगा ले लिया। हैदराबाद से 65 रन से हारने के बाद जब मीडिया ने उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल पूछा तो रहाणे आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग मेरी बात कर रहे हैं वो शायद मैच नहीं देख रहे हैं या फिर उनका कोई एजेंडा है। मेरी कामयाबी को देख करके वो मुझसे जलते हैं। कामयाबी 3 बार के चैंपियंस को लास्ट नंबर पर खड़ा करना, भाई कौन सी कामयाबी है, ये मेरी समझ से परे है। अजिंक्य रहाणे कोई बड़ी लेगेसी को नहीं लीड कर रहे थे, क्योंकि उनके पहले जो कप्तान थे उनको तो जीत का क्रेडिट तक नहीं मिला था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ तो बनी बनाई सीमेंटेड लेगेसी को लीड करने वाले थे। अपनी क्लासिक बैटिंग और शांत मिजाज के लिए मशहूर इस बंदे से उम्मीद थी कि वो धोनी की तरह चुपचाप अपनी टीम को लीड करेंगे, लेकिन इस साल कप्तानी की चिंगारी इतनी तेज निकल रही है कि इससे न सिर्फ ऋतुराज की बैटिंग के पुर्जे ढीले हो गए हैं, बल्कि उनके फैसलों पर भी शोले बरसा दिए हैं। रहाणे की तरह ही ऋतुराज की बैटिंग भी आज एक डिजास्टर बन चुकी है। 6 मैचों में सिर्फ 82 रन और 112 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 112। इसके ऊपर से 38% डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। इसके बारे में आप डिटेल से जानने के लिए आप क्रिकमैन पर जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आई है उसको देख सकते हैं। कप्तानों को तो पता चल चुका है कि ऋतुराज को पावर प्ले में स्पिनर थमा दो, अपने आप ही टनल विजन में फंस जाएंगे और रन बनाना तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए भी तरसेंगे। यह तो उनकी बैटिंग का पोस्टमार्टम है, लेकिन उनकी कप्तानी पर असली बवाल तो हैदराबाद के खिलाफ हुआ जब टीम 10 रन से हारी तो ऋतुराज के फैसलों ने सबका दिमाग चकरा दिया। आपके पास अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी जैसे धाकड़ बॉलर थे, पर आपने पावर प्ले का तीसरा ओवर किसे थमाया? पार्ट टाइम स्पिनर मैथ्यू शॉर्ट को। भाई मजाक चल रहा है क्या? शॉर्ट ने इस ओवर में 25 रन लौटाए और वहीं से मैच हाथ से निकल गया। उनकी बैटिंग पर भी इरफान पठान ने तो सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अगर कप्तानी और ओपनिंग का बोझ नहीं संभल पा रहा है तो या तो नंबर 3 पर जाओ या कप्तानी छोड़ो। और हमने अपनी इस वीडियो में, जो वीडियो कल क्रिकमाइंड पर आई है, हमने इसमें उन 5 वजहों को बताया है जिनकी वजह से गायकवाड़ इस साल चेन्नई की लंका लगा करके ही मानेंगे। उस वीडियो को देखिएगा जरूर। लोगों को लग रहा है कि सैमसन को कप्तान बनना चाहिए, लेकिन सैमसन की जगह जिसको राजस्थान में कप्तान बनाया गया है उन्होंने क्या हासिल कर लिया है? अब ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि संजू सैमसन के जाने के बाद 24 साल के रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स को गजब का लीड किया है। 6 में से 4 जीत और टीम तीसरे नंबर पर ये जीत जायसवाल और वैभव की बैटिंग और जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग की वजह से। पराग का इसमें योगदान नील बट्टा सन्नाटा वाला है। जिस लड़के को टीम का लीडर बनाया गया था वो आज अपनी टीम में एक बोझ बन चुका है। 2024 में 573 रन कूटने वाले रियान पराग का बल्ला आज पूरी तरीके से जंग खा चुका है। इस सीजन उनके बल्ले से 6 पारियों में कुल 61 रन ही निकले। केकेआर के खिलाफ जब टीम को उनकी जरूरत थी तब वरुण चक्रवर्ती के सामने भाई का सिस्टम हैंग हो गया। 14 बॉल में 12 रन बना करके चलते बने और टीम 155 पर अटक गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप राजस्थान के कप्तान होते तो क्या आप जडेजा को उनके कोटे का ओवर पूरा नहीं करवाते? अगर आप हाँ बोलते हैं तो इसका मतलब आप रियान से भी खराब कप्तान है, क्योंकि भाई साहब ने तो हैदराबाद के खिलाफ हुई मैच में एक भी ओवर नहीं दिया। उससे भी खतरनाक तो अगले मैच में कर दिया जब जड्डू ने 3 ओवर में कुल 8 रन देकर 2 विकेट निकाले, तो इसके बावजूद जडेजा को चौथा ओवर नहीं डालने दिया। इस बेतुके लॉजिक पर जीका श्रीकांत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रियान की खाल उधेड़ते हुए कहा, क्या कोई नियम है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं डाल सकता? ये लड़का सिर्फ स्टाइल मारने के लिए बैटिंग करने आता है, आउट हो जाता है, प्रेजेंटेशन में ज्ञान देता है और चला जाता है। इसके पास सिर्फ स्टाइल है, दिमाग नहीं है। अभी आग बुझी ही थी कि अश्विन ने भी इस पर केरोसिन डालते हुए कहा कि जड्डू को छक्के पड़ सकते थे, पर एक कप्तान के तौर पर आपको अपने मैच विनर्स पर भरोसा करना होगा। जब क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा तो रियान ने अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष क्रिकेट की आयरनी पर डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं यही करता और हम जीत जाते तो लोग मुझे अच्छा कप्तान कहते। वैसे ये कहते हुए बड़ी हंसी आती है कि आईपीएल में एक बहुत ही पुराना रिवाज है कि जब राजस्थान हारना शुरू करती है उसके बाद से मुंबई इंडियंस की जीत का कारवां शुरू हो जाता है, जो टॉप 4 में जाकर के खत्म होता है और राजस्थान 6ठी या 7वीं पर जाकर के खत्म करती है। और इस बार भी लगता है कि वही कारवां शुरू हो चुका है। लेकिन मुंबई की जीत का मतलब ये नहीं कि हार्दिक की कप्तानी आउटस्टैंडिंग रही हो। जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस आए थे तो एमआई के पीआर ने पूरी तैयारी के साथ विरासत, घर वापसी और एक नए युग की शुरुआत टाइप के बोल बच्चन शुरू किए थे। और जैसे ही फैंस ने इस चीज को सेलिब्रेट करना शुरू किया, मैनेजमेंट से चुपके से रोहित शर्मा को हटाकर लाडले बेटे के हाथों में कमान दे दी गई। एमआई उस फैसले की मार आज तक झेल रही है।
इस सीजन हार्दिक की कप्तानी का सबसे बड़ा फेलियर रहा है बॉलिंग यूनिट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करना और खुद का फ्लॉप शो अलग से दिखाना। हार्दिक के नाम अभी तक केवल 96 रन और 3 विकेट ही शामिल हैं, वो भी 11 से ऊपर की इकॉनमी पर। मुंबई ने गुजरात को भले ही आसानी से हरा दिया है, लेकिन मुंबई के पास पंजाब वाला मैच उनके हाथों में था। इसके बावजूद मुंबई ने यह मैच आसानी से गंवा दी, क्योंकि 195 जैसा स्कोर डिफेंड करने के लिए आपको शुरुआत में विकेट चाहिए। ये काम जस्ती से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, लेकिन हार्दिक उनका पहला ओवर दे ही नहीं रहे थे। और जब गुजरात वाले मैच में पहला ओवर दिया तो बुमराह ने दिखा दिया कि नई गेंद के साथ क्या कर सकते हैं। पिछले मैचों में तो चलो टैक्टिकल गलतियां नजरअंदाज हो गई, लेकिन ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो गहमा गहमी छाई हुई है वो कब खत्म होगी। 2024 में मुंबई इंडियंस फ्लॉप रही, तब से लेकर आज तक ऐसा लग रहा है कि हार्दिक की कप्तानी से न तो मुंबई इंडियंस की टीम खुश है और न ही फैंस खुश है। हार्दिक का मेंटल बैलेंस भी हिलता हुआ दिखा जब साइड स्क्रीन के सामने खड़े दर्शक पर वो बुरी तरीके से भड़क गए और गाली गलौज करने पर उतर रहे। ये वही हार्दिक है जो 2021 में मेंटल हेल्थ और राइट स्पेस की बातें करते थे। आज वो खुद ही प्रेशर कुकर में फट रहे हैं। टीम भले ही हार जाए, लेकिन एक यूनिट की तरह अगर लड़ाई तो उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। और मुंबई इंडियंस इसका उल्टा कर रही है, वो जीतना शुरू कर चुकी है, लेकिन टीम में वो यूनिटी नहीं दिख रही है जो कभी रोहित शर्मा के दौर में दिखती थी। तो क्या आपको लगता है कि हार्दिक को कप्तानी देने का फैसला थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया? मुंबई इंडियंस को 1 या 2 सीजन और रोहित शर्मा को कप्तानी देनी चाहिए थी। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने अगले हाफ की ओर बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो ये चीज देख पा रहा हूँ कि अगले ऑक्शन से पहले इनमें से कम 3 बड़ी फ्रेंचाइजी अपने कप्तानों की बलि जरूर चढ़ाएंगे। अब इनमें से एक नाम तो अजिंक्य रहाणे का है, बाकी 2 नाम आपको बताना है। क्या वो गायकवाड़ होंगे, क्या वो पराग होंगे या फिर पंत होंगे? और अपनी टॉप 3 की लिस्ट कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपकी टीम का नया कप्तान किसे होना चाहिए?